1937 का जो प्रांतीय चुनाव था उस पर कल हम लोगों ने बात किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान किया गया कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों का गठन हो। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग अब प्रांतों में चुनाव होने थे। तो 1937 में उस चुनाव की घोषणा हो गई और उस समय पूरे भारत में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का निर्धारण किया गया था और इन 11 प्रांतों के लिए 1585 विधानसभा सीटें निर्धारित की गई, जिनमें 482 सीटें आरक्षित कैटेगरी में थी। तो इस पैटर्न पर जब चुनाव हुआ और उसका रिजल्ट आया तो 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिल गई। 3 प्रांतों में बम्बई, असम और आपके यहाँ बलूचिस्तान में कोलेशन गवर्नमेंट बन गई। और इसके अलावा सिंध, चूंकि एक बड़ा मुस्लिम प्रांत था उस समय भारत में, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई और बंगाल में और पंजाब में वहाँ के क्षेत्रीय दलों की सत्ता आ गई। तो यही कंडीशन पूरे चुनाव की थी। कल हम लोगों ने इस पर बात किया था, तो आज उसको पहले लिख लीजिए, जितनी बातें हम लोगों ने किया था, फिर उसके आगे शुरू किया जाएगा। हेडिंग डाल लिया है? 1937 का प्रांतीय चुनाव। ठीक, शुरू करिए। फर्स्ट पॉइंट में आइए। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया। उत्तरदायी सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। 1935 के अधिनियम के अनुरूप 1937 अधिनियम के अनुरूप 1937 में प्रांतीय चुनाव की घोषणा हो गई। प्रांतीय चुनाव की घोषणा हो गई। प्रांतीय चुनाव की घोषणा हो गई तथा इस दौरान कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग राष्ट्रीय पार्टियां थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग राष्ट्रीय पार्टियां थी तथा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा और लीग का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा और लीग का चुनाव चिन्ह चांद तारा था। सर, कल चांद और तारा निकला। हाँ, हम लोगों ने वीडियो बनाई, बड़ा अच्छा चांद तारा। वो कोई प्लेनेट रहा होगा, कौन सा? शुक्र था ना, वीनस। हाँ, सभी लोग स्टेटस लगाए थे, यहाँ तक योगी जी भी लगाए। वो अच्छा लग भी रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो वीनस था ना, शुक्र ग्रह। क्या लिख रहे थे? चुनाव चिन्ह चांद तारा था। नेक्स्ट, कल रमजान का पहला दिन भी था और जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो चंद्रमा के ही अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना।
मून सेंट्रिक होता है। तो क्या लिख रहे थे? अगला पढ़ लिखिए। संयुक्त प्रांत में संयुक्त प्रांत में संयुक्त प्रांत में संयुक्त प्रांत में नवाब छतारी ने छतारी भाई संयुक्त प्रांत में नवाब छतारी ने नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, एक ही पॉइंट में लिखिएगा कॉमा करके, संयुक्त प्रांत में नवाब छतारी ने नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, बंगाल में फजलुल हक ने प्रजा कृषक पार्टी, बंगाल में फजलुल हक ने प्रजा कृषक पार्टी, बंगाल में फजलुल हक ने प्रजा कृषक पार्टी तथा पंजाब में सिकंदर हयात ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। पंजाब में सिकंदर हयात ने यूनियनिस्ट पार्टी की, आइए विपिन आगे आ जाइए, है तो जगह उतना पीछे, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। नेक्स्ट अगला पॉइंट। 1937 के चुनाव में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 1937 के चुनाव में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 1585 विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया। 1585 विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया। 1585 विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया, जिनमें 482 सीटें आरक्षित थीं। जिनमें 482 सीटें आरक्षित थीं। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में 1937 के चुनाव में 5 प्रांतों में 1937 के चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कहाँ? पांच प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, एमपी और मद्रास।
आधे घंटा लेट हो गए, 2-4-10 मिनट ना, ये आधे घंटे, हाँ आधे घंटा हो गया, 9:30 हो रहा है। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, एमपी और मद्रास। पांच प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तथा उसी पॉइंट में लिखेगा, तथा प्रांतों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा गया। प्रांतों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा गया। प्रांतों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, बिहार में कृष्णा सिन्हा, उड़ीसा में बीजू पटनायक, उड़ीसा में बीजू पटनायक तथा मद्रास में राजा गोपालाचारी प्रधानमंत्री बने। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, बिहार में कृष्णा सिन्हा, उड़ीसा में बीजू पटनायक और मद्रास में राजा गोपालाचारी प्रधानमंत्री बने। तथा एमपी में रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। एमपी में रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अतः एनपी खरे को एमपी का प्रधानमंत्री बनाया गया। अतः एनपी खरे को एमपी का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। असम में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार बनाई। असम में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार बनाई। क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार बनाई और सादुल्ला प्रधानमंत्री बने। परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
क्या करिएगा, इनका भी था। ठीक नहीं होता। अरे भाई एक स्टेज आती है कि जब स्वास्थ्य जवाब दे जाता है तो नहीं ठीक होता है। सबकी एक स्टेज ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। नहीं छोड़ना चाहिए। हैं? आज तो लोग मरते तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। सत्ता ऐसी चीज ही है। आज के लोग नहीं, किसी जमाने के लोग। यदा कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि लोग छोड़ दिए, वरना कौन छोड़ना चाहता है? सब पद पर बने रहना चाहते हैं। क्या लिख रहे थे? अतः गोपीनाथ वारदोलाई को असम का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोपीनाथ वारदोलाई को असम का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोपीनाथ वारदोलाई को असम का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला पढ़ लिखिए। बंबई में बीजी खेर तथा बलूचिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान, बंबई में बीजी खेर तथा बलूचिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान प्रधानमंत्री बने। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रधानमंत्री बने। एक बात, नेक्स्ट। अगला पढ़ लिखिएगा। सबसे बड़े मुस्लिम प्रांत सिंध में, सबसे बड़े मुस्लिम प्रांत प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़े मुस्लिम प्रांत सिंध में, सबसे बड़े मुस्लिम प्रांत सिंध में मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई। सबसे बड़े मुस्लिम प्रांत सिंध में मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई। मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई और अली बख्श प्रधानमंत्री बने। ठीक। अगला पॉइंट। पंजाब में सिकंदर हयात और बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी सत्ता में आई। बंगाल में यूनियनिस्ट पार्टी बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। तो ये पोजीशन थी 11 प्रांतों में आफ्टर इलेक्शन। 5 प्रांतों में टोटल मेजॉरिटी, 3 प्रांतों में कोलिशन गवर्नमेंट, सिंध में मुस्लिम लीग और पंजाब बंगाल में वहाँ के रीजनल पार्टी, ये लोग सत्ता में आ गए। तो ऑब्वियस है कि भाई कांग्रेस का तो जो राजनीतिक संगठन था बड़ा ही था उस समय देश में, उससे बड़ा कोई संगठन नहीं था। तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत और कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में सत्ता में बैठ गई। तो कांग्रेस ने एक विषय पर गौर किया। कांग्रेस ने यह विचार किया कि जितनी कांग्रेसी सरकारें हैं उनमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, उनमें समरूपता हो। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट में कोई अलग सी पॉलिसी चल रही है, किसी स्टेट में कोई अलग सी पॉलिसी, ऐसा ना हो। एक राजनीतिक समरूपता हर स्टेट में बनी रहनी चाहिए। तो सभी कांग्रेसी सरकारों में एक समानता या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल समरूपता लाने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ और अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 लोग उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या बनाए गए? सदस्य बनाए गए। और इनका बेसिक वर्क था
कि जितनी कांग्रेसी सरकारें हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करिए और उनकी पॉलिसी मेकिंग में ये ध्यान दीजिए कि किसी भी पॉलिसी मेकिंग में समरूपता के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। तो इस तरह ये सरकार फॉर्म हो गई, काम करने लगी। लेकिन ज़्यादा लंबा मामला चला नहीं, 1937 में हुआ और 39 में तो इस्तीफा हो गया, यानी कुल मिलाकर 2 साल ये सरकार चल पाई है। और इस्तीफे का मेन कारण मैंने आपसे बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश वायसराय थे भारत के, लॉर्ड लिथगो, उन्होंने थोड़ा एक तरफा रवैया अपना लिया। उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो भारत की स्थिति है वो मित्र राष्ट्रों के फेवर में है। तो ऐसा कहने के कारण भारत सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर की पार्टी बन गया। और वर्ल्ड वॉर चूंकि दुनिया को 2 खेमों में बांट रहा था, एक मित्र राष्ट्रों का ग्रुप और एक धुरी राष्ट्रों का ग्रुप। और ली लिथगो ने भारत के विषय में यह घोषणा कर दिया कि भारत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मित्र राष्ट्रों का पक्षकार होगा, यानी कि स्वाभाविक है कि धुरी राष्ट्रों का भारत के प्रति विरोध बढ़ेगा। यानी कि जब आप डायरेक्ट शामिल हो गए वर्ल्ड वॉर में तो स्वाभाविक है कि धुरी राष्ट्रों का प्रहार आप पर हो सकता है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस मुद्दे पर विरोध शुरू हो गया और कांग्रेस ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने भारत को वर्ल्ड वॉर की विभीषिका में झोंक दिया। अपने महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने भारत को भी चढ़ा दिया सूली पर, तो भारत की सुरक्षा का मामला फंस गया। तो कांग्रेस का यही आरोप था कि अब कांग्रेस एक लेजिस्लेचर पार्टी है, भारत के 8 स्टेट में कांग्रेस सरकार चला रही है और भारत को वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया गया और बिना हमसे पूछे। तो आखिर ऐसी सरकार में बने रहने का हमको मतलब क्या है? हमारा अधिकार ही जब कुछ नहीं है, हमारे देश के बारे में इतनी बड़ी पॉलिसी आपने बना दिया, अनाउंस भी कर दिया और हमसे कुछ पूछा भी नहीं, तो बेहतर है कि हम इस सरकार से बाहर हो जाए। तो समस्त कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने एक साथ क्या कर दिया? ठीक। अगले पॉइंट में आइए। कांग्रेस ने सभी कांग्रेसी सरकारों में समरूपता स्थापित करने के लिए समरूपता स्थापित करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जिसमें अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू को शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू को शामिल। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लॉर्ड ली लिथगो ने भारत को मित्र राष्ट्रों का पक्षकार घोषित कर दिया। भारत को मित्र राष्ट्रों का पक्षकार घोषित कर दिया। मित्र राष्ट्रों का पक्षकार घोषित कर दिया। मित्र राष्ट्रों का पक्षकार घोषित कर दिया, जिसका कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने विरोध किया। जिसका कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने विरोध किया। जिसका कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने
विरोध किया और 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफा उसी वर्ड में लिखेगा, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिवस यानी मतलब कांग्रेस से मुक्ति मिली, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिवस और मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिवस और मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। अब तो देखो बाबू, इस्तीफा हो गया 1939 में। अब इस इस्तीफे के बाद न सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इसका असर दिखने लगा, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी जो एग्जैक्ट कंडीशन थी कि ब्रिटेन की सत्ता कमज़ोर होती दिख रही थी और धुरी राष्ट्रों की पकड़ इस वर्ल्ड वॉर पर ज़्यादा थी और प्राइमरी स्टेज में ये लगता था कि धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों को हरा लेंगे। अब भारत की पॉलिटिक्स क्या थी कि भारत की जो 90% पॉपुलेशन थी वो तो कांग्रेस के ही पीछे खड़ी थी। कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच एक बड़ा विरोध शुरू हो गया, चुनी हुई सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका परिणाम ये निकलने लगा कि अब अंग्रेजी शासन भारत में भी अपना जनाधार खोने लगा, क्योंकि कांग्रेस ने विरोध कर दिया ब्रिटिश शासन का। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिटिक्स को थोड़ा सा परेशान किया और एक वॉशिंगटन बैठक हुई जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये सारे लोग एक मीटिंग करने आए और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि भारत में कांग्रेस को अभी नाराज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी ब्रिटेन की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है और ऐसी कंडीशन में यदि आप कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था को भारत में खुद से दूर कर लेंगे, यानी कि भारत की जनता को भी खुद से दूर कर लेंगे और ऐसी कंडीशन में धुरी राष्ट्र भारत पर हमलावर हो सकते हैं और ब्रिटेन की सत्ता भारत में ख़त्म हो सकती है। तो ये सारा मंथन जब हुआ तो लॉर्ड लिलिको को एक आदेश दिया गया कि कांग्रेस के प्रति सामंजस्य का रवैया अपनाइए, कांग्रेस से अभी उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो ली लिथगो के ऊपर अपने नेताओं का प्रेशर पड़ गया। तो ली लिथगो ने अगस्त 1940 में घोषणा पत्र जारी किया, जिसको कहा गया ली लिथगो घोषणा या अगस्त प्रस्ताव। तो यानी कि इस घोषणा का मेन मकसद ये था कि कांग्रेस को कन्विंस किया जाए ताकि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ बनी रहे, अंग्रेजों का साथ छोड़कर बाहर न जाए। तो ली लिथगो घोषणा में कुछ बातें कही गई, जैसे ये कहा गया कि वायसराय की कार्यपालिका का विस्तार होगा, वायसराय, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये 3 पद छोड़कर समस्त पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे और वायसराय की जो कार्यपालिका है वो कैबिनेट का स्टेटस प्राप्त करेगी। इसके अलावा ये कहा गया कि एक वॉर एडवाइजरी कमेटी का निर्माण होगा, युद्ध सलाहकार समिति, और उसकी सलाह पर ही भारत की सुरक्षा की जाएगी। तीसरा ये कहा गया, जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत की सत्ता किसी भी ऐसे दल को ट्रांसफर नहीं की जाएगी जिसका कोई अन्य दल विरोध करे। भारत की सत्ता किसी ऐसे दल को हस्तांतरित नहीं करेंगे जिसका कोई अन्य दल विरोध करे। तो क्या ये संभव था? भारत में तो पॉलिटिकल बिलीफ तमाम हो चुकी थी ना, और ये संभव है कि आप किसी एक को अगर सिंगल सत्ता का ट्रांसफर करेंगे तो दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट ना हो, ये संभव है? ऑब्वियस है कि ऐसा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरह का विवादित प्रस्ताव है और जैसे भुलवाने वाली प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, तो ये क्लॉज हटाइए तो बात बने, न हटाएंगे तो हम तो विरोध कर ही रहे हैं।
तो जवाहरलाल नेहरू के विरोध के कारण अगस्त प्रपोजल हो गया असफल। फिर उसके बाद वॉशिंगटन बैठक हुई। वॉशिंगटन बैठक में फिर फैसला किया गया कि कांग्रेस को कन्विंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो जहाँ जहाँ ब्रिटेन का शासन है वहाँ वहाँ धुरी राष्ट्र हमलावर हो जाएंगे। तो अब फैसला यह किया गया कि 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा जाए। 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा जाए। तो 3 मेंबर्स इंडिया आए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाकर इंडिया भेजी गई। इनका भी मेन मकसद क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किया जाए। तो यह मिशन इंडिया आया 1942 में, और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में बांटकर पब्लिश किया। एक रिपोर्ट का शीर्षक था युद्धकालीन रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट का शीर्षक था युद्ध उपरांत रिपोर्ट, यानी कि ड्यूरिंग वॉर हम क्या करेंगे और आफ्टर वॉर हम क्या करेंगे। यही क्रिप्स मिशन का मेन एजेंडा था। तो ड्यूरिंग वॉर में ये कहा गया कि भाई वायसराय की कार्यपालिका का विस्तार होगा, और वायसराय, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये 3 पद भारतीयों को दिए जाएंगे। तो इसमें नया क्या था? ये बातें तो अगस्त प्रस्ताव में थी, तो यानी कुछ नया नहीं था। दूसरी बात ये की गई कि वॉर एडवाइजरी कमेटी की मदद से भारत की सुरक्षा की जाएगी। तो इसमें क्या नया था? इसमें क्या नया था? ये बातें तो अगस्त प्रपोजल में हो चुकी थी। फिर युद्ध उपरांत रिपोर्ट में ये कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। एक बात आई नहीं। और दूसरी बात जो की गई, तो समझ लीजिए कि खाली शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन इंटेंशन वही था जो अगस्त प्रपोजल का। दूसरी तथ्य में यह कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि अभी भी ब्रिटिश शासन ये नहीं स्पष्ट कर रहा था कि भारत को टोटल इंडिपेंडेंस देंगे कि नहीं देंगे। तो यही बात अगस्त प्रपोजल में थोड़ा घुमा कर कही गई थी कि युद्ध के बाद सत्ता किसी ऐसे दल को हैंडओवर नहीं करेंगे जिसका कोई दूसरा दल विरोध करे। तो यानी कि 2 बंदरों में झगड़ा करा दीजिए, और झगड़ा कराने के बाद कहिए कि अब हम ही सारा मामला संभालेंगे, क्योंकि आप लोग तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यही कंडीशन थी ना। तो उसी बात को क्रिप्स मिशन ने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको अभी हम टोटल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, युद्ध के बाद क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अब चीजें आगे बढ़ गई भाई, आप अभी कहाँ हैं डोमिनियन स्टेटस? अब भारत अलग दौर में जा रहा है, अब टोटल इंडिपेंडेंस से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी रमैया, इन सारे लोगों ने एक एलिगेशन लगाया कि क्रिप्स मिशन है क्या? ये तो अगस्त प्रस्ताव का दूसरा संस्करण है। जो बातें अगस्त प्रस्ताव में कही गई वही थोड़ा भाषा को परिमार्जित करके दूसरे रूप में क्रिप्स मिशन में आपने कह दिया। तो ये तो एक तरह का दूसरा संस्करण है खाली अगस्त प्रपोजल का, तो हमें मंजूर। तो क्रिप्स मिशन भी असफल होकर चला गया, और उसके तुरंत बाद आपका क्विट इंडिया अनाउंस होना शुरू हो गया। ठीक, तो यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्या कर रहे थे? अगले पॉइंट में आइए, यह एक नोट डालिए। एक नोट डालिए। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की घोषणा के कारण, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की घोषणा के कारण ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस के बीच वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की घोषणा के कारण ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेद शुरू हो गया। राजनीतिक मतभेद शुरू हो गया। राजनीतिक मतभेद शुरू हो गया। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल
अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सुझाव पर ली लिथगो ने अगस्त घोषणा पत्र जारी कर या अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं इसको, क्या अगस्त प्रस्ताव लिख लो। हाँ, ली लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कर दी, ताकि विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त किया जा सके, हेडिंग डाल लीजिए अगस्त प्रस्ताव या ली लिथगो घोषणा। अगस्त प्रस्ताव या ली लिथगो घोषणा। 3-4 मुख्य पॉइंट हैं, वो लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, वायसराय की कार्यपालिका का विस्तार किया जाएगा। वायसराय की कार्यपालिका का विस्तार किया जाएगा तथा वायसराय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पद छोड़कर वायसराय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पद छोड़कर सभी पद भारतीयों को दिया जाएगा। नेक्स्ट, वायसराय की कार्यपालिका कैबिनेट का दर्जा हासिल करेगी। वायसराय की कार्यपालिका कैबिनेट का दर्जा हासिल करेगी। नेक्स्ट, युद्ध सलाहकार समिति, शॉर्ट में कहेंगे WSC, वॉर एडवाइजरी कमेटी। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसकी सहायता से भारत की सुरक्षा की जाएगी। नेक्स्ट, अगला देखिए, सत्ता का हस्तांतरण किसी ऐसे दल को नहीं किया जाएगा
सत्ता का हस्तांतरण किसी ऐसे दल को नहीं किया जाएगा जिसका अन्य दल विरोध करे। सत्ता का हस्तांतरण किसी ऐसे दल को नहीं किया जाएगा जिसका अन्य दल विरोध करे। नए पॉइंट में आइए। जवाहरलाल ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया। जवाहरलाल ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया। अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया, अतः यह प्रस्ताव असफल हो गया। एक नोट डालिए, पीछे आप लोगों ने ये बात सुना है, लिखा है, सारी चीजें हुई हैं, इसको यहां भी लिख लीजिए। एक नोट डालिए। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। ये स्टोरी आपको याद है, क्या हुआ था? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में क्या हुआ था? कांग्रेस को भी ये पूरी तरह से अंदाजा था, पता था कि लॉर्ड लिलिथगो के ऊपर भी दबाव है। कैसा दबाव? कांग्रेस को कन्विंस करने का दबाव है। तो जब रामगढ़ अधिवेशन 1940 हुआ तो अबुल कलाम आजाद ने लिलिथगो को एक प्रस्ताव भेजा कि यदि विश्व युद्ध के दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार बना दीजिए तो हम वर्ल्ड वॉर में आपका समर्थन करेंगे। लेकिन लिलिथगो ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनाएंगे। यानी कि जो झगड़े की स्थिति थी वो अभी भी नहीं सुलझी। लिलिथगो अपने रवैये पर अड़ गए और कांग्रेस भी अड़ गई कि अब हम केंद्र की सरकार से कम किसी विषय पर मंजूर नहीं करेंगे। ठीक बात? ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने लिलिथगो को प्रस्ताव भेजा कि यदि विश्व युद्ध के दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार बना दी जाए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बना दी जाए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बना दी जाए तो भारत ब्रिटेन का समर्थन करेगा। तो भारत ब्रिटेन का समर्थन करेगा। भारत ब्रिटेन का समर्थन करेगा, परंतु लिलिथगो ने इनकार कर दिया। नेक्स्ट। अब एक नोट डालिए, उसी में लिखिए अगले पॉइंट में। अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाने के लिए विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाने के लिए विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाने के लिए तीन सदस्यीय
क्रिप्स मिशन को तीन सदस्यीय क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। हेडिंग डालेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पहले पॉइंट में लिखिए, यह मिशन 3 सदस्यीय था। यह मिशन 3 सदस्यीय था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट अगला पॉइंट। मिशन ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में बांट दिया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में बांट दिया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में बांट दिया, युद्धकालीन रिपोर्ट, युद्धोपरांत रिपोर्ट। युद्धकालीन में आई, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, वायसराय की कार्यपालिका में जो बातें पीछे है वही सेम यहाँ है, कोई परिवर्तन नहीं है। वायसराय की कार्यपालिका में, इसमें लिखिएगा युद्धकालीन में पहला पॉइंट, वायसराय की कार्यपालिका में वायसराय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पद छोड़कर विदेश मंत्री का पद छोड़कर सभी पद भारतीयों को दिया जाएगा। सभी पद भारतीयों को दिया जाएगा। सभी पद भारतीयों को दिया जाएगा। और उसी में अगला लिखिए, युद्धकालीन रिपोर्ट में ही WAC के सहयोग से वॉर एडवाइजरी कमेटी के सहयोग से भारत की सुरक्षा की जाएगी। WAC के सहयोग से भारत की सुरक्षा की जाएगी। ये तो थी युद्धकालीन रिपोर्ट की 2 मुख्य बातें। यहाँ आइए, युद्धोपरांत रिपोर्ट में आइए और फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिखिए, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। और अगला पॉइंट लिखिए इसमें, भारत को औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। ये बताइए, कांग्रेस इस विषय पर मानेगी? स्वाभाविक ही नहीं मानेगी। अब तो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एक तरह से अब अंग्रेजों के हाथों से भी चीजें निकल रही थी धीरे धीरे।
भारत को औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। नए पॉइंट में आइए। पट्टाभी सीतारामैया और जवाहरलाल ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया और इसे अगस्त प्रस्ताव का दूसरा संस्करण कहा। क्रिप्स मिशन का विरोध किया और इसे अगस्त प्रस्ताव का दूसरा संस्करण कहा। अतः यह मिशन असफल हो गया। हेडिंग डाल लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। हेडिंग डाल लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ बताइए आप लोग। अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन है, कुछ इसके विषय में जो भी आपकी जानकारी हो बताइए। तो विपिन शुरू करिए, आप ही हमेशा करते हैं, शुरू आज भी करिए। बताइए भारत छोड़ो के विषय में। भारत छोड़ो उसको मतलब 8 अगस्त 1942 को मतलब प्रस्तुत किया गया, लेकिन 9 को उसको मंजूरी मिली सर। मतलब 8 को प्रस्तुत किया गया, 9 को उसको मंजूरी दी गई सर। और इसके तहत मतलब एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन 0 आवर। इसके तहत मतलब जो प्रमुख नेता थे सर, उनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी को आगा था पैलेस में, और इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू को अहमदाबाद जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में मतलब बंद कर दिया गया सर। तो एक जो आंदोलन था वो मतलब स्वतः स्फूर्त हो गया, मतलब अपने से फैलने लगा। और इसके अंतर्गत सर मतलब समानांतर सरकार की भी गठन हुआ, जो कि सबसे पहले बलिया में गठन हुआ चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इनको टाइगर ऑफ बलिया के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू बलिया। दूसरा गठन हुआ था सतारा में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। किसने किया था? वी चौहान के नेतृत्व में हुआ था, वाई चौहान के नेतृत्व में हुआ था, जो कि भारत का सबसे लंबा समय तक समानांतर सरकार वहाँ पर बनी थी, लगभग 1943 तक। एक तीसरा बना था पश्चिम बंगाल में सर, मिदनापुर में स्थान है, तो वहाँ पर बना था सर। कौन थी लीडर, कौन था? मतांगिनी हजारा। हाँ, उनके नेतृत्व में। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख लोग गिरफ्तार हुए थे, दो ऐसे लोग थे जो भूमिगत रहकर मतलब इसको रेडियो के प्रसारण में प्रसारण करते थे। एक राम मनोहर लोहिया और दूसरा का अरुणा असफ अली, उषा मेहता भी, बाबूलाल खंडरिक भी थे, तमाम लोग थे। सर इसी में सर इनके सचिव जो थे महादेव देसाई, ये भी गिरफ्तार हुए थे। कस्तूरबा गांधी भी हुई थी। यहीं से मतलब गांधी और कस्तूरबा की मतलब बिछड़ा मतलब हो जाता है, फिर उसके बाद शायद मिलते उलते नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया बता रहे हैं। विपिन की जो सेल्फ स्टडी का मामला बढ़िया है। और कोई बताएगा? संतोष बताओगे? लेकिन वही तुम भी बताओगे, वही है ही है, क्योंकि इतिहास में तो कुछ बदलना है नहीं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर का जो मामला था वो एक तरह से अंग्रेज़ों के हाथों से निकल रहा था, और भारत के एक बड़े लीडर सुभाष चंद्र बोस ने धुरी राष्ट्रों के साथ एक समझौता भी कर लिया था, और उस समझौते के फलस्वरूप ही आज़ाद हिंद फौज का गठन भी हो गया। आज़ाद हिंद फौज के गाइडेंस में जो जापानी फौज थी वो भारत में घुसना भी शुरू हो गई थी। ये सब पढ़े ही होंगे आप। कोहिमा, पलेल, मावड़े के पूरा इलाका जापानी फौज के कंट्रोल में आ रहा था। अंडमान निकोबार पर भी कब्जा हो ही गया था, नाम भी बदल गया था, शहीद और स्वराज नाम हो गया।
तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी की अपनी सोच थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक थी। देखिए, जो उस ज़माने में धुरी राष्ट्रों की पोजीशन थी, चाहे तीनों देश जर्मनी, इटली और जापान, ये डिक्टेटर्स के द्वारा संचालित होने वाले देश थे। जर्मनी में हिटलर का शासन, जापान में तोजो का शासन और इटली में मुसोलिनी का शासन। तो अगर आप थोड़ा भी वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ रखते हैं तो आप जानते होंगे कि ये बड़े खूंखार और बड़े एक तरह से ऑटोक्रेटेड मानसिकता के लोग थे, बड़े निरंकुश टाइप के थे। अपने देश में करोड़ों लोगों की हत्या का इनके ऊपर चार्ज था, अपने देशवासियों की। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बाहरी लोगों के प्रति इनका पॉलिटिकल रवैया क्या होता होगा। बड़े क्रूर लोग थे। और सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली जर्मनी और जापान से ही एग्रीमेंट किया था, समझौता था कि जब तक वर्ल्ड वॉर चलेगा तो धुरी राष्ट्र की सेनाएं भारत पर हमला कर दें, और जब तक वर्ल्ड वॉर चलेगा भारत का जो कमांड है वो धुरी राष्ट्रों के हाथों में रहेगा, और इसके बाद भारत को हैंडओवर किया जाएगा। तो थोड़ा सा इस समझौते में एक असमंजस की स्थिति तो थी। भाई, अगर धुरी राष्ट्र हमला कर भी देते और हो सकता है कि वो अंग्रेजों को हरा भी देते भारत में, तो ये थोड़ा सा एश्योर करना बड़ा कठिन था कि आने वाले समय में भारत की पोजीशन क्या होती। अंग्रेजों में तो बड़ी गनीमत थी ना, अंग्रेज तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और तमाम लिबरल एटीट्यूड से भारत को चला रहे थे। अरे, भारत की आधुनिक शिक्षा से लेकर आधुनिक राजनीतिक प्रणाली उन्होंने डेवलप तो किया ही था। लेकिन अगर जापान और जर्मनी जैसे ऑटोक्रेटेड पॉलिटिकल सिस्टम भारत में आ जाते तो हो सकता है कि कंडीशंस कुछ ज़्यादा खतरनाक हो जाती। तो गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में अंग्रेजी शासन को एक खुला लेख लिखा। उसकी कुछ लाइनें आपको बता दे रहा हूँ। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि हे अंग्रेजों, हमें हमारे हालात पर छोड़ जाओ। हे अंग्रेजों, हमें हमारे हालात पर छोड़ जाओ, और यदि ये ज़्यादा लगे तो हमें भूखों मरने के लिए छोड़ जाओ, लेकिन हमें जापान के लिए मत छोड़ो। लेकिन हमें जापान के लिए मत छोड़ो, क्योंकि गांधी जी को ये दिख रहा था कि एक गुलामी का दौर जाएगा तो हो सकता है उसे टफेस्ट दौर भारत में शुरू हो जाए। तो जब गांधी जी ने ये खुला पत्र ब्रिटिश शासन को भेजा और ब्रिटिश शासन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तब गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई, वर्ल्ड वॉर में क्या दिशा होगी इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ब्रिटिश शासन कहीं ऐसा ना हो कि भारत को अधर में छोड़ के चला जाए और नए विदेशियों का भारत में शासन शुरू हो जाए। तो बेहतर है कि इस दौर में हम एक आंदोलन शुरू करें। लेकिन ये पहला मौका था जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी के फैसले से असहमति जता दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये कहना था कि अभी भारत बड़े असमंजस के दौर में है। एक तो ब्रिटिश शासन के पास ही फौज और पुलिस की ताकत है, वही भारत की सुरक्षा कर सकते हैं, और वो अभी वर्ल्ड वॉर में काफ़ी उलझे हुए हैं। और उसी समय अगर हम भी एक आंदोलन शुरू कर दें तो उनकी जो मुसीबतें हैं वो दो गुना बढ़ जाएंगी। एक तो वर्ल्ड वॉर में उलझे हैं, ऊपर से हमारे आंदोलन के कारण उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। तो ऐसा ना हो कि वे हमें बिल्कुल बीच मझधार छोड़कर भाग जाएं। तो वैसी कंडीशन में भारत तुरंत अपने बारे में क्या करने की स्थिति में है? न हमारे पास अपना कोई सेपरेट बजट है, न तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, न तो फोर्स है, न तो पुलिस है। आखिर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा कैसे करेंगे? जापानी सेनाएं भारत के बॉर्डर पर आ चुकी हैं, भारत के सीमाई इलाकों में घुस गई हैं। तो कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था उसका भी जो अपना विचार था वो कहीं ना कहीं सही था। वो गांधी जी को ये कह रहे थे कि अभी अंग्रेजों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो भी कम ज़्यादा जो भी हमारी सुरक्षा है वो कौन कर सकेगा? अंग्रेज ही कर सकेंगे। और अगर अंग्रेज कई मोर्चों पर परेशान होंगे तो हो सकता है वो हमें छोड़कर भाग जाएं। तब तो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खतरे में पड़ जाएगी। तो गांधी जी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आता है कि यदि कांग्रेस ने मेरे भारत छोड़ो के प्रस्ताव को नहीं माना तो एक मुट्ठी रेत से मैं कांग्रेस से बड़ी संस्था बना दूंगा। सुना होगा आप लोगों ने इसको। बहुत सारे जो गांधी जी के आलोचक हैं वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि गांधी जी बड़े घमंडी थे। तो घमंडी नहीं थे, ये तो स्थापित बात है कि कांग्रेस गांधी जी से थी, गांधी जी कांग्रेस से नहीं थे। तो गांधी जी को ये लगा कि अगर मेरी बात को ही वर्किंग कमेटी खारिज कर देगी तो आंदोलन नहीं होगा।
तो नहीं होता है कि कभी कभी मजबूरी में आपको अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर का सहारा लेना पड़ता है। तो उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया कि मुझसे कांग्रेस है, कांग्रेस से मैं नहीं हूँ, और अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे तो कांग्रेस से बड़ी संस्था बनाने की मेरी स्थिति है। भगवान राम ने निकाल लिया समुद्र की उपासना करते करते धनुष, तब जाके समुद्र माना है। तो वही स्थिति गांधी जी की आप पकड़ लीजिए, उन्हीं के द्वारा सारा इस्टेब्लिशमेंट, और कांग्रेस अब उन्हीं को एडवाइस कर रही थी कि नहीं ये ठीक नहीं, उचित नहीं, अभी समय नहीं आया। तो गांधी जी ने कहा कब आएगा समय, अभी तो समय है, स्टार्ट करिए। तो गांधी जी का जो दबाव था वो फट से काम आ गया, और फाइनली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोषणा कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में जा रहे हैं। तो कुल मिला के 7 अगस्त 1942 तक पूरी वर्किंग कमेटी बम्बई में जुट चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा प्रपोजल तैयार किया। अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस की मीटिंग में उस प्रपोजल को प्रस्तावित कर दिया, और फाइनली पूरी वर्किंग कमेटी अपने समर्थकों के साथ बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कलेक्ट हो गई 8 अगस्त 1942 को, और वहीं पर डू और डाई के नारे के साथ भारत छोड़ो को घोषणा कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन में एक बड़ी विडंबना ये रही कि 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ, और ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त की आधी रात को ऑपरेशन जीरो आवर की घोषणा कर दिया, जो विपिन बता रहे थे। और 9 अगस्त की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तक कांग्रेस की जितनी टॉप लीडरशिप थी सब गिरफ्तार हो गई। गांधी जी, कस्तूरबा, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, इनको आगा खान पैलेस में रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सारे लोग अरेस्ट हो गए। जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों को हजारीबाग में रख दिया गया, लेकिन ये लोग भाग गए थे हजारीबाग जेल से। तो एक तरह से लीडरशिप का अभाव हो गया इस आंदोलन में। तो गांधी जी ने इसका एक रास्ता निकाला कि ठीक है, लीडरशिप का अभाव हो गया, सारे नेता जेलों में हैं, तो एक काम करते हैं कि जनता को ही उनका दायित्व निर्धारित किया जाए। तो जनता को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। जैसे जो स्टूडेंट्स थे उनको यह आह्वान किया गया कि अब जब तक आज़ादी नहीं मिले तब तक आपको विद्यालय जाने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए शिक्षा, अब कंप्लीटली आप आंदोलन में शामिल हुइए। जो भारत का ऐसा वर्ग जो कि सरकारी नौकरियों में था, उनको यह आह्वान किया गया कि आप नौकरियां मत छोड़िए, लेकिन कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान करिए। किसानों से यह आह्वान किया गया कि जमींदारों का कंप्लीट बहिष्कार करिए और इनको किसी प्रकार का टैक्स मत दीजिए। जो मजदूर थे, औद्योगिक मजदूर, उनसे कहा गया कि आप फौरन हड़ताल और तालाबंदी की तरफ जाइए। जो भारत की देसी रियासतें थीं, उनको ये आह्वान किया गया कि भैया अब ये राजा रजवाड़ा नहीं चलेगा और भारत में अपने विलय की घोषणा करिए। यानी कि समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग दायित्व प्रदान करके इस आंदोलन को मूव करा दिया गया। आंदोलन चलने लगा। अब इस आंदोलन के दौरान जैसे वो बता रहे थे कि 3 जगहों पर समानांतर सरकारें आईं, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में आ गई। सतारा में सबसे लंबे समय तक पैरेलल गवर्नमेंट आई, जिसमें बेसिकली 2 नेताओं का नाम आता, वाईवी चौहान और नाना पाटिल। इन 2 लोगों के नेतृत्व में समानांतर सरकारें बन गई। और पश्चिम बंगाल में एक आदिवासी महिला लीडर थी जिनका नाम था मातंगिनी हजारा। उन्होंने एक जातीय सरकार की स्थापना किया जो बेसिकली ट्राइबल नेचर की गवर्नमेंट थी। तो ये 3 समानांतर सरकारों की स्थापना क्विट इंडिया के दौरान हो गई। आंदोलन अपने आप स्वतः स्फूर्त जनता के द्वारा चल रहा है। लेकिन इस आंदोलन की एक और बड़ी मज़ेदार बात है। भारत के 4 प्रमुख राजनीतिक दल, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक दल था इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी, तीसरा तेज बहादुर सप्रू का एक दल था लिबरल पार्टी, और चौथा मुस्लिम लीग। इन 4 दलों ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया, विरोध किया। क्यों? सबके अपने अपने पॉलिटिकल बिलीफ थे। जैसे मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने तो भाई पाकिस्तान का जो प्रपोजल था वो 1940 में ही अपने लाहौर अधिवेशन में दे रखा था। यानी कि मुस्लिम लीग तो अपने एजेंडे पर शुरू से क्लियर हो गई थी कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो क्विट इंडिया बेसिकली प्रो कांग्रेसी मूवमेंट था। तो मुस्लिम लीग को ये लगता था कि अगर वो कांग्रेसी आंदोलन में हिस्सेदारी लेगी तो जो उसका पॉलिटिकल एजेंडा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और अगर हम क्विट इंडिया में भाग लेंगे तो हम एक तरह से कांग्रेस की बी टीम के रूप में अपने को सामने लाएंगे। तो उससे जो हमारा द्विराष्ट्र का एक सिद्धांत है, जो सेपरेट पाकिस्तान हम मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रपोजल कमज़ोर पड़ जाए।
तो अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन से दूरी बना लिया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन से क्या कर लिया? दूरी बना लिया। लेकिन बावजूद इसके बलूचिस्तान के इलाकों में चूंकि खान अब्दुल गफ्फार खान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो उस इलाके के सुन्नी मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया है। किसके प्रभाव में? खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव। दूसरा मामला डॉक्टर अंबेडकर का था, वो भी इस आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे, भारत छोड़ो का। तो उनका जो पॉलिटिकल बिलीफ था वो समानता या असमानता का मामला था। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि ब्रिटिश शासन के पहले का जो इंडियन सोसाइटी था वो तो हमारे लिए बड़ा पक्षपातपूर्ण था। बहुत सारी अयोग्यताएं, अपात्रताएं हम पर खाली इस आधार पर थोप दी गई कि हम जन्म से ही छोटे मान लिए गए। ना हमें राइट टू एजुकेशन, ना राइट टू प्रॉपर्टी, ना राइट टू पॉलिटिक्स, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं दिया था। गांव में घुसने और कुएं का पानी पीने तक का हमको अधिकार नहीं था। कोई न्याय की समानता का सिद्धांत नहीं था। तो ये तो ब्रिटिश शासन की देन थी जिसने हमें इक्वेलिटी का अधिकार दिया। शिक्षा से लेकर राजनीति तक सारा अधिकार किसने हमें प्रदान किया? ब्रिटिश शासन ने। तो आखिर हम इस शासन का विरोध क्यों करें? हमें तो जो एक सोशल डिग्निटी मिली वो तो ब्रिटिश शासन की बदौलत मिली। तो डॉक्टर अंबेडकर की ये पॉलिटिकल बिलीफ बहुत हद तक उचित भी थी। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में आप कभी भी गौर करिएगा वो ब्रिटिश शासन से सीधा विरोध कभी भी नहीं रखते थे। वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन की पॉलिसी पर काम करते थे, वो सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते थे। तो उन्होंने साफ कर दिया कि भाई आज जो दलितों की एक सोशल स्टेटस जो दलितों को मिला है वो ब्रिटिश शासन की देन है, इसलिए हम इनका विरोध। लिबरल पार्टी का मामला सेम वही था जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मामला था शुरू में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी गांधी जी को यही कहा था ना कि अभी अंग्रेजों को असंतुलित करने की कोशिश ना करिए क्योंकि हमारी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो यही सेम मुद्दा लिबरल पार्टी ने भी उठाया क्योंकि भाई वो तो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में नहीं थे लिबरल पार्टी के लोग। तो लिबरल पार्टी ने इस आंदोलन से खुद को दूरी बना लिया। चौथा मुद्दा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था और पीसीएस पे ये सवाल कई बार एक बार का रिपीटेड सवाल है कि प्रारंभिक दौर में कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया लेकिन बाद में वो भारत छोड़ो आंदोलन से बाहर हो गए। क्यों? एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो आप ये जानते होंगे कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का सेंटर था उस जमाने में सोवियत संघ था, रूस। पूरी दुनिया में जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ थीं वो लोग सारे लोग अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉग किसको मानते थे? रूस को, सोवियत संघ को। सोवियत संघ जो भी करने लगता था सारे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वही करने में तुरंत अपने को मशगूल कर लें। तो भारत में चूंकि सीपीआई की स्थापना तो 1925 में ही हो गई थी लेकिन कम्युनिस्टों पर हमेशा ये आरोप लगता था कि कम्युनिस्ट भारत की नीति को भारत के अनुसार नहीं चलाते हैं बल्कि वो किसके अनुसार ले जाना चाहते हैं? सोवियत संघ के अनुसार ले जाना चाहते हैं। तो इस मोमेंट में यही हुआ ये कि चूंकि वर्ल्ड वार 2 ग्रुप में था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो इस वर्ल्ड वार में सोवियत संघ की जो पोजीशन थी वो न्यूट्रल थी। सोवियत संघ किसी ग्रुप में शामिल नहीं था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो हिटलर ने सोवियत संघ को धमकी दिया कि हम तुम पर हमला करेंगे। तो अब सोवियत संघ की मजबूरी क्या है कि जर्मनी से तो तनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब वो जर्मनी के विपक्ष में जाएगा, यानी कि मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जाएगा। तो सोवियत संघ ने अचानक से घोषणा कर दिया कि वो भी वर्ल्ड वार में शामिल होने जा रहा है, और किसके पक्ष में? मित्र राष्ट्रों के। और मित्र राष्ट्रों का मेन अगुआ कौन था? ब्रिटेन, यानी कि सोवियत संघ ब्रिटेन का पक्षकार बन गया। तो जब यहाँ पर क्विट इंडिया चल रहा था तो शुरुआती दौर में जब तक सोवियत संघ की घोषणा नहीं हुई थी तब तक कम्युनिस्ट इस आंदोलन में शामिल थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ ने घोषणा की कि अब हम मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध लड़ेंगे, तो भारतीय कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का क्या करना शुरू कर दिया? विरोध। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ अब किसके पक्ष में आ चुका था? ब्रिटेन। और आंदोलन किसके विरोध में था? सुभाष चंद्र बोस के साथ भी तो यही कंडीशन हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस भी बेसिकली कम्युनिस्ट थॉट के थे, और जब वो इंडिया छोड़कर निकले तो वो सबसे पहले मॉस्को पहुंचे हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो, क्योंकि मॉस्को में चूंकि कम्युनिस्ट शासन था रूस में, तो वो पहली विदेशी मदद लेने के लिए कहाँ का रुख किए हैं? रूस का। और जब वो मॉस्को पहुंचे हैं उसी समय रूस ने ये घोषणा कर दिया कि वो वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस का तो बिल्कुल मामला ही खराब हो गया।
उनको समझ भी नहीं आया कि अब हम क्या करें, हम तो फंस गए यहाँ आके, तो कहीं ऐसा ना कि मेरी गिरफ्तारी होने लगे मॉस्को में। तो वो तुरंत फौरन निकल के भागे कहाँ, जर्मनी। वरना सुभाष चंद्र बोस भी पहली बार कहाँ पहुंचे थे, रूस ही पहुंचे थे। लेकिन उनके पहुंचने के तुरंत बाद ये अनाउंसमेंट हो गया कि रूस किसके पक्ष में चला गया, ब्रिटेन। तब सुभाष चंद्र बोस तुरंत मॉस्को छोड़कर कहाँ निकल गए। तो ये स्टोरी क्लियर है, कुछ एक स्टोरी की तरह रहेगी। कल भी परसों भी आया जाएगा, तो एक बार डिस्कस करके इसको लिखने का काम किया जाएगा, ठीक है। इसको